सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी. ठीक है, फार्मेसी के बारे में व्हाट ऑल डू यू नो, फार्मेसी एक्चुअली में है क्या? एनी आइडिया? नो? तो फार्मेसी बेसिकली किसी भी पैथी के बारे में है ना, सिर्फ होम्योपैथी के बारे में नहीं, जितने भी थेरेप्यूटिक सिस्टम अवेलेबल हैं, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेदा है, चाहे एलोपैथी है, चाहे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, फार्मेसी का जो जनरल डेफिनेशन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेम फॉर ईच एंड एवरी थेरेप्यूटिक सिस्टम, है ना. तो फार्मेसी बेसिकली क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली एन आर्ट एंड साइंस, है ना. एक कला भी है, एक विज्ञान भी है. और किस चीज़ की कला और विज्ञान है, किस चीज़ का आर्ट एंड साइंस है? इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन कलेक्टेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज, है ना. सिर्फ ड्रग का कलेक्शन नहीं, सिर्फ उनका जब हम बेसिक जो रॉ मटेरियल से उसको बना रहे हैं, सिर्फ वो नहीं. इट इज़ एक्चुअली द कॉम्बिनेशन, collection, preparation, preservation and standardization of the drugs and medicines from natural and synthetic sources. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि फार्मेसी एक्चुअली में क्या है, तो फार्मेसी इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग. पहले हमने कलेक्ट किया, प्रोक्योर किया, है ना, कि हमने किस मटेरियल से दवाइयों को बनाना है. उसके बाद हम कंबाइन करेंगे बहुत सारे सोर्सेज को, कॉम्बिनेशन. देन प्रिपेयरिंग, दवाई बनाई. उसके बाद उसको प्रिजर्व करेंगे हम, कैसे उसको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रख सकते हैं कि वो खराब ना हो. तो इट इंक्लूड्स प्रिजर्विंग. एंड देन स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है? फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को, स्टैंडर्ड्स, लॉस और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये सारे स्टेप्स को करना, दैट इज फार्मेसी. इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ द मेडिसिन, है ना. तो ये 5 स्टेप्स हैं, ये तो हम कर रहे हैं जब हम बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिसिन का, यानी कि हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट में जो हो रहा है ना, जो एक्चुअली में मेडिसिन बन के आ रही है. उसके बाद जो फैक्ट्रीज में हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हो रहा है. उसके बाद एक्चुअली में जब फार्मेसी में या डॉक्टर्स के डिस्पेंसरी में जब मेडिसिन आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिसिन. तो वो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग वाला पार्ट भी फार्मेसी ही है. देन प्लस कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. हाँ जी, कंपाउंडिंग का एक अगर जनरल अमाउंट नहीं है. कंपाउंडिंग बेसिकली ये है कि आपने जितनी भी, अगर आपने फार्मेसीज देखी हैं, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वो देखे हैं ना, तो वहाँ पर मेडिसिन आने के बाद वो अलग अलग शेल्फ्स में, अलग अलग रैक्स में वो रखी होती है. तो वहाँ से वो मेडिसिन को इकट्ठा करके और अल्टीमेटली पेशेंट को हैंड ओवर करना, दैट इज कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. So clear? Pharmacy is an art and science of collecting, combining, preparing, preserving and standardization of drugs or medicines from natural and synthetic sources. It also includes the art of compounding and dispensing medicines. तो फर्स्ट स्टेप जहाँ से हमने मेडिसिन बनाने की शुरुआत की, वो जो रॉ क्रूड ड्रग सब्सटेंसेस इकट्ठा किए, एंड द लास्ट स्टेप जब हमने फाइनली पेशेंट को वो मेडिसिन हैंड ओवर कर दी, उसको डिस्पेंस कर दी, ये जो पूरा फेज है, इट इज़ कॉल्ड फार्मेसी, है ना. तो ये एक जनरल डेफिनेशन है फार्मेसी विच होल्ड्स गुड्स फॉर ईच एंड एवरी पैथी. सारे सिस्टम के लिए फार्मेसी की यही डेफिनेशन है. नाउ टॉकिंग इन जनरल इन पर्टिकुलर अबाउट होम्योपैथिक फार्मेसी, कि होम्योपैथिक फार्मेसी में इस फार्मेसी से क्या डिफरेंट है. जो बेसिक डेफिनेशन है, की कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा. होम्योपैथिक फार्मेसी की जब हम डेफिनेशन देते हैं तो वहाँ पर सिर्फ 2 टर्म्स हम एडिशनल यूज़ करते हैं. वो क्या है? आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेस, but according to homeopathic pharmacopoeia.
फार्माकोपिया क्या होती है बेसिकली? वो बुक, वो ऑफिशियल बुक जहाँ पर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, सारे मेथड्स, किस तरीके से हमें मेडिसिन को बनाना है, किस तरीके से हमें डिस्पेंस किया है, वो मेंशन्ड है. तो होम्योपैथिक फार्मेसी की जब हम बात करेंगे तो विल हैव टू एक्चुअली फॉलो द ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ दोज मेडिसिन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर, है ना. जब डॉक्टर लिख के देगा तभी आप उसको पेशेंट को दे सकते हैं. विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यू कैन नॉट गिव. सो कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग according to the prescription of homeopathic doctor. So जब होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन आए तो हमें ये दो चीज़ मेंशन करनी ज़रूरी है. क्लियर? सो अब होम्योपैथी की आपको जो मंडल एंड मंडल बुक है ना, वो नेक्स्ट क्लास तक ले लीजिएगा. सो आई एम गिविंग यू नोट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक, तो उसको आप साथ साथ फॉलो करते रहेंगे, अंडरलाइन करते रहेंगे नोट्स सारे. ठीक है? व्हाट इज देयर? इनकी हम वो लिस्ट जो हमने सेकेंड ईयर के साथ शेयर की थी ना, वो दे देंगे इनको. उसमें है क्या क्या बुक्स फॉलो करनी है आपको. उसके अलावा एक हमारे होम्योपैथी के डॉक्टर थे, डॉक्टर विलियम बोरिक, है ना. उन्होंने एक बहुत ही अच्छी क्लिनिकल मटीरिया मेडिका दी है. मटीरिया मेडिका बेसिकली वो बुक है जहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स के और उनके इंडिकेशंस के बारे में मेंशन होता है ना. तो मटीरिया मेडिका को जब हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, या जब हमें मेडिसिन के बारे में नॉलेज चाहिए होती है, तो हम वो बुक को रेफ़र करते हैं. तो बोरिक मटीरिया मेडिका इज़ अ वेरी गुड क्लिनिकल बुक. उस बुक में या डॉक्टर विलियम बोरिक ने जो होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन दी है, ये भी एट टाइम्स आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन. तो उनके अकॉर्डिंग होम्योपैथिक फार्मेसी इज़ द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग फॉर यूज़ एंड डिस्पेंसिंग देम एज मेडिसिन. बहुत ही एक ब्रीफ डेफिनेशन दी है. सो आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग for use and dispensing them as medicine. So this was homeopathic pharmacy. अब होम्योपैथिक फार्मेसी की ब्रांचेस होती हैं, है ना. तो दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, दो पार्ट्स होते हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के. एक होती है, अच्छा आपको लिखना था, लिखे, मैं दोबारा लिख देती हूँ, साथ साथ नोट डाउन करते रहिए. I'll narrate the definition, वो लिख लीजिए आप. Pharmacy is an art and science of collecting, combining, preparing, preserving and standardization of drugs or medicines from natural and synthetic sources. It also embraces the knowledge of medicine, art of compounding and dispensing them. Embraces the knowledge of medicine, art of compounding and dispensing them. Then homeopathic pharmacy. Definition is same, art and science of collecting, combining, preparing, preserving and standardization of drugs and medicines from natural and synthetic sources according to homeopathic pharmacopoeia. And compounding and dispensing them
according to the prescription of homeopathic physician. Pharmacopoeia. 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 POEIA. And compounding and dispensing them according to the prescription of homeopathic physician. Dr. William Borek's definition, art of preparing drugs for use and dispensing them as medicines. William Borek, BOERICKE, RICKE, CKE. उनकी जो डेफिनेशन है वो है आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ ड्रग्स फॉर यूज एंड डिस्पेंसिंग देम एज मेडिसिन्स. As medicines. इसमें हम अलग अलग टर्म्स के मीनिंग जानना चाहते हैं तो कलेक्टिंग मतलब है ना जनरल डेफिनेशन की आपने कलेक्ट किया, हाउ यू हैव कलेक्टेड द ड्रग और मेडिसिनल सब्सटेंसेस उनके क्रूड फॉर्म में. आइडेंटिफाइंग मीन्स उनका मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिकली केमिकली वो ड्रग सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है ना. बिफोर उनका जो फाइनल प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पहले हमें उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए. देन प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑब्वियसली वी नीड हेल्प ऑफ बॉटनिस्ट, है ना, जो क्वालिफाइड बॉटनिस्ट होते हैं या जूलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो होम्योपैथिक ड्रग्स होते हैं प्लांट किंगडम से भी बनते हैं, एनिमल किंगडम से भी बनते हैं, मिनरल किंगडम से बनते हैं, तो वो सोर्सेज का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. देन क्वालिटी इंस्पेक्टिंग की ऑब्वियसली जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको क्वालिटी वाइज भी उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनका भी प्रॉपर पता होना चाहिए, तो प्रॉपर क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. प्रिजर्विंग मीन्स कि बहुत सारे मदर टिंचर्स हम लोग यूज़ करते हैं, पोटेंटाइज्ड मेडिसिन्स यूज़ करते हैं, डाइल्यूशंस यूज़ करते हैं, तो उनको किस तरह से हम प्रिजर्व करके रखें, तो वो प्रिजर्विंग इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी. एंड देन स्टैंडर्डाइजिंग, जैसे मैंने बोला कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके हम लोग कर रहे हैं. उसके बाद आता है हमारा कंपाउंडिंग एंड कंबाइनिंग. तो कंबाइनिंग मीन्स जॉइनिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर, है ना. और कंपाउंडिंग मीन्स ऑब्वियसली ये जॉइनिंग वाला पार्ट, जैसे कुछ मेडिसिन होते हैं, कैलकेरिया फॉस है, मैग फॉस है, मैग्नीशियम फॉस्फोरस, तो उसमें 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, दैट प्लस वही कि आपने रैक से आइडेंटिफाई करके कैसे पेशेंट्स को डिस्पेंस करी. एंड फाइनली डिस्पेंसिंग और हैंडिंग ओवर टू द पेशेंट. हाँ, ये सारे प्रोसेसेस सीखेंगे, प्रैक्टिकली भी आपको बताएंगे ये सब कुछ, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ, ब्रांचेस ऑफ फार्मेसी. यू आर डन, ठीक है. अब होम्योपैथिक फार्मेसी की 2 ब्रांचेस होती हैं, है ना. एक होती है फार्मेसी प्रॉपर
और एक होती है गैलेनिकल फार्मेसी, फार्मेसी प्रॉपर, हाँ प्रॉपर मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, फार्मेसी प्रॉपर के अगेन दो पार्ट्स होते हैं। वन इज ऑफिशियल फार्मेसी, विजिबल है? अच्छा, ऑफिशियल फार्मेसी, सेकेंड इज एक्सटेम्पोरेनस फार्मेसी। ऑफिशियल फार्मेसी में हमें बताया जाता है प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया, है ना। तो हमारे ऑफिशियल फार्माकोपिया में जो जो मेथड्स, जो जो प्रिपरेशन के तरीके दिए गए हैं उसके बारे में हमें बताती है ऑफिशियल फार्मेसी। ठीक है, इट इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू और कंसर्न्ड विद फार्माकोपिया, है ना। तो फार्माकोपिया को ये फॉलो करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी। एंड देन इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फार्मेसी प्रॉपर, फार्मेसी प्रॉपर का फर्स्ट पार्ट है। इट इज डन इन फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज या फैक्ट्रीज में किया जाता है। तो ऑफिशियल फार्मेसी का यूज हम लोग फैक्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका जो ऑफिशियल फार्मेसी के बारे में आपको ये 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए। फर्स्ट इज इट डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। ये सब ना आपके बुक में भी मेंशन्ड है, तो अगर नेक्स्ट क्लास में आप बुक अरेंज कर लेते हैं ना, यू कैन जस्ट अंडरलाइन व्हाट ऑल इज इम्पॉर्टेंट। ऑफिशियल फार्मेसी टेल्स अस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस prescribed in official pharmacopoeia. It is second point is it is concerned with pharmacopoeia. Third, it is first part of pharmacy proper. Last, it is done in pharmaceutical laboratory or factories. It is done in pharmaceutical laboratory or factory. According to official homeopathic pharmacopoeia, according to the processes described in official homeopathic pharmacopoeia. आपका नाम? अखिलेश। मिहिर। अभी हम फार्मेसी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, आपको मैं एक बार दोबारा बाद में बता दूंगी। हाँ, सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है फार्मेसी प्रॉपर, एक होती है गैलेनिकल फार्मेसी। फार्मेसी प्रॉपर अगेन हैज 2 पार्ट्स, वन इज ऑफिशियल फार्मेसी, देन इज एक्सटेम्पोरेनस फार्मेसी। ठीक है, ऑफिशियल फार्मेसी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फार्मेसी प्रॉपर। ऑफिशियल फार्मेसी डील्स विद प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक बुक है जिसमें सारे स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन, सारे तरीके दिए गए हैं जिससे हमें अपनी फार्मेसी को फॉलो, दैट इज एक्चुअली द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फार्मेसी, फार्माकोपिया। दूसरा जो हमारा ऑफिशियल फार्मेसी है, इट इज ऑल कंसर्न्ड विद फार्माकोपिया ओनली, इट इज रिलेटेड टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया।
और इसको हम कहाँ करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फैक्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में करते हैं. Then the second part is extemporaneous pharmacy. So it is the second part of pharmacy proper. It tells about preparation of medicine and distribution of medicine, है ना, मेडिसिन को प्रिपेयर करके उनको डिस्ट्रीब्यूट करना. द सेकेंड पार्ट, क्योंकि जब हम पेशेंट को मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके पहले भी हमारा प्रिपरेशन होता है. एक तो हो गया कि आपने क्रूड फॉर्म से जो मेडिसिन बनाई, दूसरा जब आप पेशेंट को दे रहे हैं आपने कौन सी पोटेंसी में दिया, क्या डाइल्यूशन बनाया, डाइल्यूशन को व्हीकल में डाला, ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में देते हैं, छोटी छोटी गोलियां देते हैं. तो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वो एक्सटेम्पोरेनस फार्मेसी है. ठीक है. देन इट इज कंसर्न्ड विद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्टर. डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा उसके अकॉर्डिंग आपने पेशेंट को फार्मेसी फॉलो करके पेशेंट को मेडिसिन देनी है. एंड ऑब्वियसली इट इज डन इन द डॉक्टर्स क्लिनिक या फार्मेसी में आप कर रहे हैं, इसको डिस्पेंसरी में कर रहे हैं. डन. Then coming to galenical pharmacy. गैलेनिकल फार्मेसी में सॉरी, ये जो वर्ड है गैलन, ये गैलन वर्ड हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड गैलेनस. एक ग्रीक फिजिशियन हुआ करते थे, उन्होंने बेसिकली ये नाम दिया था. एंड ही यूज्ड टू फॉलो द मेथड्स एंड थ्योरी ऑफ गैलन. एक साइंटिस्ट थे गैलन, उनकी थ्योरीज को फॉलो करके उन्होंने ये नाम दिया. सो जो गैलेनिकल फार्मेसी है, इट डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग ओनली, एंड it is actually not accepted by true homeopathic physicians. क्योंकि होम्योपैथी में हम लोग क्रूड ड्रग, क्रूड फॉर्म में नहीं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो एक्चुअली द गैलेनिकल फार्मेसी इज नॉट फॉलोड बाय ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियंस. शैल आई डिलीट कर दूं इरेज? फिर एक और डिवीजन होती है होम्योपैथिक फार्मेसी की, थ्योरेटिकल फार्मेसी एंड प्रैक्टिकल फार्मेसी. तो वो बहुत ही सिंपल है, नाम से ही हमें पता चल जाता है कि थ्योरेटिकल मतलब जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ डील करती है. ये फार्मेसी की एक और डिवीजन है. एक तो मैंने बताया वो जो ब्रांचेस हैं ऑफिशियल और गैलेनिकल. ऑफिशियल के दो पार्ट्स दोबारा थे, है ना, फार्मेसी प्रॉपर है और एक्सटेम्पोरेनस है. उसके अलावा एक और डिवीजन होती है, वो क्या होती है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल फार्मेसी. तो थ्योरेटिकल क्या होता है, विच डील्स विद द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल असेसमेंट एंड द प्रोफेशनल कोर्सेज. जो भी थ्योरी पार्ट ऑफ फार्मेसी है वो थ्योरेटिकल फार्मेसी के अंदर आ रहा है ना. जैसे जो भी हम प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, डॉक्टर्स जो कोर्सेज करते हैं, आप लोग जो कोर्सेज कर रहे हैं ना, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी, बैचलर्स इन होम्योपैथिक फार्मेसी एंड मेडिसिन, वो सब कुछ सारे जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है दैट कम्स अंडर थ्योरेटिकल फार्मेसी. प्रैक्टिकल फार्मेसी डील्स विद द एस्पेक्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रिपेयरिंग, रिटेल जो करते हैं मेडिसिन का. तो जो प्रोफेशनल फार्मेसी है वो हमारी प्रैक्टिकल फार्मेसी के अंडर आती है. सो इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एंड बायोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ मेडिसिन, और उनका जो फाइनल कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग वाला पार्ट है, तो नॉर्मली ये किया जाता है हॉस्पिटल सेटअप्स में या फार्मेसी में या डिस्पेंसरीज में. तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो गया. ठीक है. सो नाउ विल डील विद सोर्स एंड बेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, अनदर टॉपिक.
हाँ, थ्योरी जो प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो प्रैक्टिकल फार्मेसी इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी दैट वी हैव लर्न सो फार। अब सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है कि सोर्स बेसिकली कि हमें जो होम्योपैथिक फार्मेसी मिली उसके पीछे क्या क्या डेटा है, किन किन जगहों से हमने होम्योपैथिक फार्मेसी को बनाया, एक्चुअली में कहाँ से हमारे पास वो फार्मेसी आई। तो होम्योपैथिक फार्मेसी को बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो हैनेमन, डॉक्टर सैम्यूल हैनेमन, यू नो ना, जिन्होंने बेसिकली होम्योपैथी का इन्वेंशन किया था, सबसे पहले उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर किया था, डॉक्टर सैम्यूल हैनेमन, उनका नाम हमेशा याद रखना, सैम्यूल हैनेमन। मैं लिख रही हूँ। तो सबसे पहली जो सोर्स थी वो है मटीरिया मेडिका प्यूरा। सो मटीरिया मेडिका प्यूरा बेसिकली एक बुक थी, डॉक्टर सैम्यूल हैनेमन ने सबसे पहले इसके पहले एक आर्टिकल आया था, वो भी अभी मैं बताऊंगी, बट जो ऑफिशियल बुक थी वो थी दिस मटीरिया मेडिका प्यूरा। एटीन नॉट 5 में डॉक्टर हैनेमन ने एक नए मेथड को इन्वेंट किया, एक नया फार्माकोलॉजी के बारे में बताया जो होम्योपैथी था, है ना, उन्होंने उसको नाम दिया होम्योपैथी। सो उन्होंने अपनी बुक में जिसमें होम्योपैथी के बारे में मेंशन किया, उसका जो पूरा नाम था वो था फ्रेगमेंटा डी वेरिबस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिवस सिवे इन सैनो कॉर्पोरे ह्यूमैनो। ये मैं लिख दूंगी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये टाइम्स वाइवा में पूछा जाता है। सो सबसे पहले होम्योपैथी का जो मेंशन था वो इस बुक में था, फ्रेगमेंटा डी वेरिबस। इस बुक्स के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमें जो फार्माकोलॉजिकल मेथड्स हैं, जो फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस हैं, उनके बारे में मेंशन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। और जो सेकंड पार्ट है बुक का, उसमें इंडेक्स है बेसिकली, ठीक है। सो फ्रेगमेंटा डी वेरिबस रोट इन 1805 इज द फर्स्ट सोर्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। देन उसके बाद 1805 1805 is the year of publication. हाँ, देन कम्स मटीरिया मेडिका प्यूरा। इस बुक के टोटल 6 वॉल्यूम्स थे, 6 पार्ट्स थे इसके, और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था 1811 से 1821 तक, 1821 तक, है ना। तो आपको ये ईयर्स याद होने चाहिए और बुक का नाम याद होना चाहिए।
देन द थर्ड वन इज ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, वो आप पढ़ेंगे, आपकी सब्जेक्ट बुक भी होने वाली है वो अभी फर्स्ट ईयर में. ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के टोटल 6 एडिशंस हैं, है ना, तो जो इस दौरान 1810 से 1921 के दौरान पब्लिश हुए. फर्स्ट सोर्स इज फ्रेगमेंटा, उसके बाद मटीरियल, लेकिन फ्रेगमेंटा के अलावा कोई और अलग से फार्माकोपिया नहीं उन्होंने मेंशन करी, ये फिर बुक्स में उन्होंने धीरे धीरे मेंशन किया. जो सबसे पहला ऑफिशियल बुक था दैट इज फ्रेगमेंटा. फ्रेगमेंटा से पहले कुछ लेसर राइटिंग्स थी उनकी, वो भी सोर्सेज का ही पार्ट है, अभी बताती हूँ आपको. 1796 में एक आर्टिकल दिया था डॉक्टर हैनिमन ने, तो फ्रेगमेंटा तो हमारी आई है 1805 में ना, उसके पहले 1796 में वो बता चुके थे कि ऐसे ऐसे करके मुझे एक नया कॉन्सेप्ट मिला है जिसमें हम सिमिलर मेडिसिन को दे के पेशेंट को ट्रीट करते हैं. तो एक मेंशन उसका 1796 जो उनका लेसर राइटिंग्स थी उसमें है मेंशन. देन द फोर्थ बुक इज chronic diseases. हाँ, वो एट टाइम्स वाइवा में पूछा जाता है. अगर आपसे पूछा जाए सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. यू विल जस्ट हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द बुक्स, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और उनके कितने पार्ट्स थे, कितने वॉल्यूम्स थे, कितने एडिशंस थे, है ना. जैसे फ्रेगमेंटा का 1805 में आया था, एक सिंगल बुक है. उसके बाद आपको बताया मैंने कि मटीरिया मेडिका प्यूरा है जो 1811 से 1821 का पब्लिकेशन है, उसके 6 पार्ट्स थे, 6 वॉल्यूम्स थे, तो वो आपको मेंशन करना है ना. तो ये भी अगर आप मेंशन कर देंगे दिस मेक्स योर एंटायर आंसर. देन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन 6 एडिशंस थे 1810 से 1921 तक. मैं आपको उसी तरह से नोट्स दे रही हूँ जैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है ना, तो बहुत ब्रीफ हो जाएगा. बाकी इन डिटेल बुक्स में पढ़ लेना है एक बार सब कुछ. डन, यहाँ तक हो गया. क्रोनिक डिसीजेज, देयर नेचर एंड होम्योपैथिक क्योर, ये पूरा नाम है. इसके 4 पार्ट्स हैं. Then comes lesser writings of Hahnemann, 5th source. तो ये लेसर राइटिंग्स 4 बुक्स थी बेसिकली. फर्स्ट था essay on a new principle for ascertaining the curative powers of drugs and some examinations of previous principles. It was published in 1796 in a journal जिसका नाम था यूफ्लेंड्स जर्नल. Essay on new principle for ascertaining मतलब ड्रग्स के क्यूरेटिव पावर को जानने के लिए उन्होंने कुछ नए प्रिंसिपल्स दिए थे.
The Curative Power of Drugs, published in 1796 in Newfoundland's Journal. So it was the first public announcement of this new concept of medicine. Second is on the value of speculative system of medicines, especially in connection with various system of practice. This was published in 1808. System of practice. Then the third one is on the preparation and dispensing of medicines of homeopathic physicians. Published in 1820. Medicines of homeopathic physicians. उसका ईयर है 1808. लास्ट जो मैंने बोला है थर्ड, उसका है 1820. फिर उसके बाद बहुत सारे और डॉक्टर्स आए जिन्होंने कुछ कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए होम्योपैथिक फार्मेसी में. उनमें जो मेन नाम हमें मेंशन करने होते हैं वो होता है डॉक्टर सी हेरिंग. मैं लिख देती हूँ. ये कर दूँ इरेज? Dr. Bonninghausen, and Dr. Stuff. So when the question comes about sources of homeopathic pharmacy, आपको ये 5 जो हमने राइटिंग्स डिस्कस करी, जिसमें से फ्रेगमेंटा नंबर 1, देन मटीरिया मेडिका प्योरा, देन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, उसके बाद क्रॉनिक डिसीजेस एंड देन लेसर राइटिंग्स ऑफ हैनेमन. 3 पार्ट्स हैं जिसमें. ठीक है, तो ये मेंशन करेंगे. दैट इज द कंप्लीट आंसर. एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती, बस आप ईयर और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स या पार्ट्स कितने थे वो मेंशन कर देंगे, वो उतना आता है. नॉर्मली ये शॉर्ट नोट्स में ही आता है आपको. नाउ द बेसिस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी है ना, किसके ऊपर बेस्ड है, क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में. तो होम्योपैथिक फार्मेसी बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, 3 ही चीज़ों से बनी हुई है. पहला होता है मोनो फार्मेसी. Second is pharmacodynamics. And third is potentization.
तो मोनो फार्मेसी एज द नेम इंडिकेट्स, मोनो का मतलब होता है एक सिंगल, है ना, एक सब्सटेंस। तो होम्योपैथी में नॉर्मली जो हमारी जनरल प्रैक्टिस है, जिसको डॉक्टर हैनेमन ने बहुत प्रपोज किया और आइडियली सब लोग, सारे होम्योपैथ्स भी उसको मानते हैं, इट इज़ द यूज़ ऑफ सिंगल सिंपल मेडिसिन, सिंगल सिंपल ड्रग सब्सटेंस, यानी एक बार में आपको एक ही सिंगल मेडिसिन देनी है जो मोस्ट सिमिलर होती है पेशेंट के, तो दैट इज़ मोनो फार्मेसी, है ना। दूसरा क्या कॉन्सेप्ट होता है मोनो फार्मेसी का, कि हमारी जो फार्माकोपिया है उसमें एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हमने डिस्कस किया कि क्या हमें किस तरीके से मेडिसिन को बनाना है। तो वो जो सारे मेथडोलॉजी है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो जो एक सेट है फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन का, दैट होल्ड्स गुड फॉर ईच एंड एवरी मेडिसिन, है ना। ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन को किसी और तरीके से बनाया, दूसरी मेडिसिन के किसी और तरीके से, जो बेसिक जो स्टेप्स होते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए, दैट होल्ड सेम फॉर ईच एंड एवरी होम्योपैथिक मेडिसिन, उसी तरीके से बनाई जाएगी, उसी तरीके से हर मेडिसिन का पोटेंटाइजेशन होगा, उसी तरह से मदर टिंचर का फॉर्मुलेशन हो रहा है ना। तो मेडिसिन अलग अलग हो सकती है, बट जो तरीका है बनाने का, दैट रिमेन सेम। दूसरा होता है फार्माकोडायनामिक्स, है ना। तो फार्माकोडायनामिक का मतलब क्या है, इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन द ड्रग मॉलिक्यूल एंड ह्यूमन बॉडी, है ना, कि हम कोई भी अगर मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह का रिएक्शन शो करती है, किस तरह से आपस में दोनों बॉडी के बीच में और मेडिसिन के बीच में रिएक्शन होता है, दैट इज़ द स्टडी जिसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स, है ना। देन पोटेंटाइजेशन, तो ये पोटेंटाइजेशन तो एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, उसको हम बाद की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट जो जनरल एक तरीका है पोटेंटाइजेशन को जानने का, वो क्या होता है कि कोई भी जो हम ड्रग की सोर्स ले रहे हैं उसमें जो भी मेडिसिनल सब्सटेंस है, इनिशियली वो एक इनएक्टिव फॉर्म में है ना, यानी मेडिसिनल पावर्स तो हैं बट वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो उन इनएक्टिव पावर्स को जब हम एक्टिव पावर्स में कन्वर्ट करते हैं, उस मेथड को हम बोलते हैं पोटेंटाइजेशन। तो जस्ट एक्टिवेटिंग द मेडिसिनल पावर्स, द इनर्ट मेडिसिनल पावर्स इन अ ड्रग इज कॉल्ड पोटेंटाइजेशन। पोटेंटाइजेशन के मेथड्स ट्राइटोरेशन होता है, सकशन होता है, अलग अलग तरीके से हम लोग करते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव मेडिसिनल पावर्स टू एक्टिव मेडिसिनल पावर्स। ये हो गया। जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बेसिस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, यू विल जस्ट हैव टू मेंशन मोनो फार्मेसी, फार्माकोडायनामिक्स एंड देन पोटेंटाइजेशन, और उसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन। देन स्कोप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। स्कोप मतलब कि जब आप फार्मेसी की स्टडी करते हैं तो वो स्टडी करना क्यों ज़रूरी है ना। कौन बताएगा मुझे कि क्यों ज़रूरी, क्यों आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं, व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस, बताओ। ऑब्वियसली, तो हमें ऑब्वियसली डॉक्टर्स को भी और फार्मासिस्ट को भी फार्मेसी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना। जब तक आपको फार्मेसी के बारे में नहीं पता होगा, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि जो आप मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो किस तरीके से बनी है, या आगे आपने उसको किस तरीके से डिस्पेंस करना है ना। फार्मेसी मेडिसिन की क्या, मेडिसिन तो बन के आपके सामने आ गई, आपको यही नहीं पता कि किस डोज में पेशेंट को देना है, किस तरीके से डाइल्यूशंस बनाने हैं, तो और क्या मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ओरल देनी है या आपको ऑल्फैक्टरी सिस्टम के द्वारा देनी है या एप्लीकेशंस करवानी है। तो जब तक आपको वो तरीका नहीं पता होगा तब तक आप अपना प्रैक्टिस, चाहे फार्मेसी हो तभी भी नहीं कर सकते हैं, चाहे प्रैक्टिशनर्स हों, डॉक्टर्स हों, तभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो फार्मेसी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला स्कोप अगेन जैसे मैंने बोला पोसोलॉजी, तो पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डोजेस। सो इसमें पोसोस का मतलब है डोसेज, डोजेस, और लॉजी इज स्टडी।
तो हमें किस कंडीशन में क्या डोज देनी है, कब हमें सीएम पोटेंसी देनी है, कब हमें एलएम पोटेंसी देनी है, उसकी जो डिटेल्ड स्टडी होती है दैट इज़ कॉल्ड पोसोलॉजी। तो पहला स्कोप है होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ने का कि हमें वो डोसेज की जानकारी हो जाए, किस फॉर्म में पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है वो जानकारी हो जाए। सेकेंड इज ऑब्वियसली प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, है ना, कि मदर टिंचर्स को, मदर सोल्यूशंस को, हमारे जो डाइल्यूशंस होते हैं, जो मदर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको बनाने का क्या तरीका है। तो सेकेंड स्कोप इज प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, हमें बनाने का तरीका पता चल जाए। देन थर्ड इज एक्सटर्नल एप्लीकेशन, है ना। बहुत बार होम्योपैथिक मेडिसिन को हम लोशन के फॉर्म में अप्लाई करने को बोलते हैं, ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में देते हैं, लिनिमेंट्स देते हैं। बहुत बार टिंचर्स को हम, है ना, आने का टिंचर है उसको लोकली अप्लाई करने के लिए या फर्मेंटेशन के लिए भी देते हैं, बस सिकाई करने के लिए जिनको जॉइंट पेन होता है, तो वो तरीका हमें पता हो। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस के लिए जो भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उनका प्रिपरेशन हम जान पाएँ। देन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, है ना। हमें फार्मेसी की नॉलेज होगी, एक तो हो हमें दवाइयों के बारे में पता हो, जो हम मटीरिया मेडिका में उनके इंडिकेशंस के बारे में पता हो, बट जब तक हमें फार्मेसी, हमें दवाइयों के बारे में तो पता है, हमने दवाई तो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन सेलेक्ट कर ली, बट वो दवाई तभी ठीक तरीका से एक्ट करेगी जब हमने उसका ठीक डोज सेलेक्ट किया होगा, है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग में डॉक्टर्स को भी और फार्मासिस्ट को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टडी ऑफ फार्मेसी का। तो फोर्थ इज प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। So when the question comes to write the scope of homeopathic pharmacy, you'll have to mention these 4 points. क्लियर है अभी तक जो पढ़ा है हमने? कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट्स? ठीक है। सो फॉर दोज हु जॉइंड लेट, एक बार आप उनको फार्मेसी की डेफिनेशन बता दो, है ना। बताओ, गेट अप एंड से। डेफिनेशन बोलो and then tell the difference between pharmacy and homeopathic pharmacy. Pharmacy is an art and science of collecting, combining, preparing, preserving, and standardizing of drugs, medicines from natural and synthetic sources. Also embraces the knowledge of medicine, art of compounding and dispensing. Clear? And homeopathic pharmacy के मतलब definition में लिखी है बस आगे है कि from natural and synthetic sources according to homeopathic pharmacopoeia. And compounding, dispensing them according to the आसिफ, homeopathic law. इनको हम ये अगर शो करना हो कुछ डिफरेंसेस तो कर सकते हैं या नहीं? स्लाइड शेयर कर सकते हैं यहाँ पर प्रोजेक्टर? नहीं हो पाएगी? चलो ठीक है, मैं ऐसे ही बता दूंगी वर्बली, फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हाँ, सो फार्मेसी और होम्योपैथिक फार्मेसी में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है, जैसे उन्होंने डेफिनेशन बताई कि इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिजर्विंग, प्रिपेयरिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंसेस फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्सेज एंड कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग देम एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जब हमें होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन बोलनी होगी तो हमें दो टर्म्स यूज़ करने हैं,
जब हम कलेक्टिंग, कंबाइनिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग कर रहे हैं, दैट इज डन एज पर द ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया. वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. And then when we are compounding and dispensing the medicines, that must be as per the doctor's prescription, homeopathic practitioner's prescription. ठीक है. आपके आने से पहले यही एक टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया. So now अब ओरिजिनलिटी एंड स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी. होम्योपैथिक फार्मेसी में बाकी सारी फार्मेसी से अगर हम कंपेयर करें तो क्या एक वो स्पेशल उसका अट्रैक्शन है, क्या वो क्वालिटी है, क्या उसकी एक ओरिजिनलिटी है ना. ओरिजिनलिटी होता है बेसिकली कि वो ऑथेंटिक कैसे है, कि एक स्टेट ऑफ बीइंग ओरिजिनल, एक रियल फॉर्म में कैसे है ये. और स्पेशलिटी ऑब्वियसली द क्वालिटी, जो बेंचमार्क है होम्योपैथी का, तो वो क्या है. तो ओरिजिनलिटी और स्पेशलिटी होती है. पहला जो पॉइंट है वो है ड्रग डायनामाइजेशन. So drug dynamization is the method of preparing homeopathic medicines by following two steps. एक है ट्राइटोरेशन, एक है सकशन, है ना. और हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन में बेसिकली जब हम प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो 3 स्केल्स होते हैं. सेंटेसिमल स्केल होता है, डेसिमल स्केल होता है और 50 मिलीसिमल स्केल होता है. तो वो बेसिकली पोटेंसी होती है, पावर्स होती हैं ड्रग की. तो ड्रग डायनामाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम होम्योपैथिक मेडिसिन को बना रहे हैं. डायनामाइजेशन या डायनामाइज का मतलब क्या होता है, टू एक्टिवेट, है ना. किसी चीज़ को और ज़्यादा पावरफुल बनाना, उसकी जो वाइटैलिटी है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, एफिकेसी है, उसको और बढ़ाना. सो इट इज़ द जर्नी विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ क्रूड ड्रग सब्सटेंस. उसको फिर हम मदर टिंचर में बनाते हैं, CM स्केल में बनाते हैं, LM पोटेंसी में बनाते हैं, 50 मिलीसिमल में बनाते हैं. तो उसकी पावर्स को, जो उसकी इनर्ट पावर्स थी, मेडिसिनल पावर्स हैं, उनको बूस्ट करने का जो तरीका है दैट इज ड्रग डायनामाइजेशन. सेकेंड इज ड्रग प्रूविंग, है ना. तो ये जो ड्रग डायनामाइजेशन का प्रोसेस है ये स्पेसिफिकली होम्योपैथी में ही किया जाता है. होम्योपैथी में ही हम ट्राइटोरेशन और सकशन के द्वारा उनकी पोटेंसीज को और बढ़ाते रहते हैं, उसकी जो मेडिसिनल पावर है उसको और बढ़ा सकते हैं. बाकी और पैथीज में अगर हम देखें तो ये सारा प्रोसेस नहीं होता है. ठीक है. Then comes drug proving. So drug proving क्या है कि हम होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं उनकी प्रूविंग्स पहले की जाती हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स में, है ना. बाकी अगर स्पेशली अगर हम और कोई थेरेपेटिक सिस्टम की बात करें तो उनमें भी मेडिसिन देने से पहले, कोई भी नए ड्रग को पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने से पहले प्रूविंग्स तो की जाती हैं, बट मोस्टली वो प्रूविंग्स की जाती हैं एनिमल्स में, है ना. होम्योपैथी में हम हेल्दी ह्यूमन्स ऑफ डिफरेंट एजेस, बोथ सेक्सेस, बच्चे पे भी करेंगे, बुजुर्गों पे भी करते हैं, है ना, और हर हेल्थ के इंसान पे करते हैं. तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें बहुत सारे सब्जेक्टिव सिम्टम्स मिल जाते हैं. एनिमल्स पे प्रूविंग करने में हमें वो एफिकेसी तो पता चल जाती है कि मेडिसिन क्या काम कर रही है, बट बहुत सारे मेंटल लेवल पे उसका क्या काम होगा, बिकॉज दे के नॉट नरेट. तो ह्यूमन बींग्स में प्रूविंग करने का ये फ़ायदा होता है कि हमें मेंटल सिम्टम्स मिल जाते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स मिल जाते हैं बहुत सारे. तो ये सिर्फ होम्योपैथी में ही है. दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथी, दैट वी आर प्रूविंग आवर ड्रग्स ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स. देन मोनो फार्मेसी, है ना. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि होम्योपैथी में हम बिलीव करते हैं कि हमें एक सिंगल सिमिलर मेडिसिन ही पेशेंट को देनी है और वही पूरा केस को क्योर कर सकती है. बाकी सारे अगर हम पैथीज में देखें तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या केस है उनको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं.
एनिमल्स पे भी करते हैं, होम्योपैथी में भी एनिमल्स पे भी करते हैं, बट हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे करना वो एक एड ऑन स्पेशलिटी है होम्योपैथी की। एनिमल्स पे भी करते हैं नो डाउट, बहुत सारे तो वेट होम्योपैथ्स भी होते हैं ना, एनिमल्स के लिए भी तो होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं, तो एनिमल्स पे जब हम रिस्पॉन्स देखेंगे तभी तो प्रिस्क्राइब कर पाएंगे ना। बट एक और एडिशनल बेनिफिट है कि हम एनिमल्स के अलावा हेल्दी ह्यूमन्स पे भी करते हैं। ड्रग प्रूविंग जब हम एलोपैथिक सिस्टम की बात करते हैं ना, वो भी ह्यूमन बींग्स पे तो करते हैं, बट वो मोस्टली डिसीज्ड इंडिविजुअल्स पे की जाती हैं। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसी बीमारी में वो दवाई दी जाएगी और उसका रिस्पांस देखा जाएगा कि इस दवाई को कैसे ट्रीट कर रही है। हेल्दी ह्यूमन बींग्स में जब हम ड्रग प्रूविंग करते हैं तो हमें होम्योपैथी का क्या कॉन्सेप्ट है कि डिसीज क्रिएटिंग पावर इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिसीज क्योरेटिव पावर, है ना। जो दवाई डिसीज क्रिएट करने की क्षमता रखती है वो दवाई उस बीमारी को क्योर करने की भी टेंडेंसी रखती है ना। यही कॉन्सेप्ट है ना होम्योपैथी का, लाइक क्योर्स लाइक। तो होम्योपैथी इसलिए हम हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे देते हैं। तो एट टाइम्स ये देखा गया है कि जिनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, हमने कोई एक मेडिसिन दी, बाई चांस एलियम सीपा एक मेडिसिन होती है ना, जो कोराइजा के लिए दी जाती है, नेजल डिस्चार्ज के लिए, जनरल कोल्ड फ्लू के लिए दी जाती है। अगर हमने किसी हेल्दी ह्यूमन बींग को वो एलियम सीपा दी तो हमें देखने को मिला कि उसको उसी तरह का कोराइजा या नेजल डिस्चार्जेस आने शुरू हो जाएंगे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बींग्स में वैसी डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं जैसी डिसीज़ वो क्योर कर सकती हैं, है ना। वो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट है। देन मोनोफार्मेसी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिंगल सिंपल सब्सटेंस एट अ टाइम। तो होम्योपैथी में वी जनरली बिलीव कि हमें एक सिंगल मेडिसिन ही जो मोस्ट सिमिलर है, पूरा केस लेते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे सिमिलर मेडिसिन होंगी, वो सारे सिम्टम्स को मैच कर रही होगी, वही मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। और बाकी अगर हम और सिस्टम देखते हैं तो एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। तो एट टाइम्स हमें ये पता नहीं चलता है, सिंगल मेडिसिन देंगे तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सी मेडिसिन का रिएक्शन। हमने एक ही दवाई दी तो हमें पता चल रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, इसने ट्रीट कर दिया पेशेंट को। जब हम मल्टीपल मेडिसिन एक साथ प्रिस्क्राइब करेंगे हमें पता ही नहीं चला कि कौन सी दवाई से पेशेंट ठीक हुआ, कौन सी दवाई से एडवर्स इफेक्ट्स हो गए, है ना। तो वो एक होम्योपैथी की स्पेशलिटी है। दूसरा क्या है कि होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका या होम्योपैथिक फार्मेसी इज रिच इन ड्रग सोर्सेज, है ना। क्योंकि होम्योपैथिक फार्मेसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ ड्रग सोर्सेज को हमने यूटिलाइज किया है अपनी मेडिसिन बनाने के लिए, चाहे वो प्लांट किंगडम हो, चाहे एनिमल किंगडम हो, चाहे मिनरल किंगडम हो। आयुर्वेदा एलोपैथी में भी हमने प्लांट और एनिमल से तो लिए हैं, मिनरल किंगडम से लिए हैं। होम्योपैथी में एडिशनली हमने क्या किया है, नोसोड्स हैं हमारे पास, सार्कोड्स हैं, एलर सोर्स हैं, इम्पॉन्डरलेबिया है, कुछ ऐसी सोर्सेज होती हैं तो जो सिर्फ होम्योपैथी में ही, होम्योपैथिक मेडिसिन ही उनसे बनी हैं। एलोपैथी में सिर्फ प्लांट, एनिमल और मिनरल किंगडम का ही यूज़ किया जाता है। सो दीज आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन होम्योपैथी, इसलिए हमारे पास इतनी सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। सो रिचनेस इन ड्रग सोर्स, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ इज होम्योपैथिक मेडिसिन हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ, है ना। होम्योपैथिक की मेडिसिन जल्दी ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि जो उनका जो पोटेंटाइजेशन मेथड है, दे आर हाईली पोटेंटाइज लिक्विड मेडिसिन। तो उनको एज कम्पेयर टू अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन की शेल्फ लाइफ काफ़ी लॉन्ग होती है। क्योंकि मदर टिंचर डाइल्यूशन की कंपैरेटिवली क्रूड फॉर्म हो गई ना, और डाइल्यूशन तब बना है जब उन्होंने ज़्यादा पोटेंटाइज किया है। तो जितना हम पोटेंटाइज करते रहेंगे उसकी मेडिसिनल पावर भी एक्टिव हो जाती है और उसकी जो एक्सपायरी होती है, जो शेल्फ लाइफ होगी बेसिकली, वो एलोंगेट हम कर देंगे। हाँ हाँ, और इसके हाँ, और जिनको हम ज़्यादा पोटेंटाइज कर देंगे उनका लाइफ स्पैन उतना बढ़ता जाएगा। डन। देन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इज, अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करेंगे, डॉक्टर के कंसल्टेशन की नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपने अकॉर्डिंग कंसल्टेशन चार्जेस ले सकते हैं,
बट अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू अदर थेरेपेटिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे यूनानी मेडिसिन हो, होम्योपैथिक की दवाएं काफ़ी इकोनॉमिकल रेट में मिल जाती हैं हमें, है ना। जब हम फार्मेसी से भी खरीदते हैं तो काफ़ी कम दामों में हमें मिल जाती हैं. सो दे आर एक्चुअली नॉट चीप, बट उनके कंपैरेटिवली काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी इकोनॉमिकल है. तो पेशेंट के ऊपर ऐसा वो फिनेंशियल बर्डन नहीं आता कभी भी. दैट इज़ ऑल्सो वन मोर वेरी एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी कि हर कैटेगरी का इंसान होम्योपैथिक मेडिसिन को अफोर्ड कर सकता है. Then production of vehicles on large scale, vehicles which are actually used as placebo in homeopathy, है ना. होम्योपैथी ही एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जहाँ पर प्लेसिबो देने का कल्चर है एक, है ना. हम बहुत बार, क्योंकि वी आर प्रिस्क्राइबिंग सिंगल सिंपल मेडिसिन, बहुत बार जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो मेडिसिन तो डॉक्टर्स को पता है कि हमने एक ही देनी है, बट साइकोलॉजिकली वो पेशेंट के माइंडसेट को डील करने के लिए, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि एक वो छोटी सी दवाई, हमें तो पता है कि वो कितनी इफेक्टिव है, वो क्रॉनिक से क्रॉनिक केस को ट्रीट कर देगी, बट पेशेंट को साइकोलॉजिकली डील करने के लिए हमें कुछ और एडिशनल मेडिसिन पेशेंट को देनी होती है ना, कि पेशेंट को ये ना लगे कि मुझे, क्योंकि जो हमने वो सिंगल मेडिसिन दी है उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो 4 दिन से 40 दिन और एट टाइम्स उससे भी ज़्यादा होता है. तो बहुत बार ऐसा होता है हम 2-2 3-3 महीने तक कोई और रिपीटिशन देते ही नहीं, कोई और मेडिसिन रिपीट ही नहीं करते, वही एक मेडिसिन काम कर रही है अपना. बट पेशेंट को अगर एक सिंगल मेडिसिन दे के हम छोड़ देंगे तो पेशेंट को लगेगा मेरे को तो कोई इतनी क्रॉनिक बीमारी है, इतनी छोटी सी दवाई दे दी, क्या काम कर रही है ये. तो हमें प्लेसिबोस का यूज़ करना पड़ता है, एट टाइम्स डाइल्यूशन के फॉर्म में भी देना पड़ता है, एट टाइम्स वो शुगर ऑफ मिल्क व्हीकल का यूज़ करते हैं, पाउडर दे देते हैं, प्लेसिबो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में भी देना होता है. तो होम्योपैथी में वो ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स का जो हम यूज़ करें दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल टू द पेशेंट. वो उसमें कोई वो ब्लैंड होता है, कोई मेडिसिनल क्वालिटी नहीं है उसके अंदर, वो सिर्फ मीठी गोलियां हमने पेशेंट को दे दी उसको मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ आपका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, आप दवाइयाँ ले रहे हो, है ना. हाँ, उसमें कोई मेडिसिनल पावर नहीं होती, उसमें कोई मेडिसिन हम ऐड नहीं करते. बहुत बार आपने होम्योपैथिक मेडिसिन ली होगी ना, वो छोटी छोटी गोलियों में कुछ लिक्विड डाल रहे होते हैं, है ना. तो वो जो लिक्विड है वो डाइल्यूशन है, कभी आपको पीने के लिए दे देते हैं या लगाने, वो टिंचर्स होते हैं. तो ये जो डाइल्यूशंस होते हैं, जब हमने उस लिक्विड में दवाई डाली तभी वो मेडिसिन बनी, जब तक हमने वो दवाई नहीं डाली तब तक वो व्हीकल ही है, वो प्लेन गोली जैसे आप खा रहे हैं शुगर ऑफ मिल्क वो है. तो अननेसेसरी रिपीटेशन मेडिसिन का हम अवॉइड कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ प्लेसिबो. ठीक है. बाकी अगर आप कहीं पर भी जाओगे ना, वो कुछ ना कुछ सप्लीमेंट या कुछ कुछ मेडिसिन उनकी भी वही होगी, एंटीबायोटिक उन्होंने 3 दिन के लिए 7 दिन के लिए दें, बट वो अननेसेसरी सप्लीमेंट्स या कुछ कुछ और मेडिसिन दे देते हैं साथ में अपने प्रिस्क्रिप्शन को फैंसी बनाने के लिए. तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वी हैव प्लेसिबो विद अस. देन नो मेडिसिनल रेजिस्टेंस, नो ड्रग रेजिस्टेंस एंड नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल. नहीं दिख रहा. नो मेडिसिनल रेजिस्टेंस एंड नो साइड इफेक्ट्स. अभी ऑफ लेट ऐसा देखा गया है ना, कि बहुत बार जो पहले मेडिसिन थी स्पेशली मॉडर्न सिस्टम में, एलोपैथी में हम लोग ये देखते हैं कि जब हम एक मेडिसिन लगातार देते रहते हैं किसी को, थोड़े टाइम के बाद वो इनएक्टिव हो जाती है ना, थोड़े टाइम के बाद वो रिएक्ट करना बंद कर देती है, उससे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता. तो वो क्या होता है कंडीशन बेसिकली कि जब हम लगातार एक कोई पर्टिकुलर दवाई लेते रहेंगे, जैसे कोई पेन किलर हम लगातार ले रहे हैं, किसी को दर्द रहता है, तो अगर वो लगातार एक ही मेडिसिन लेता रहेगा कुछ टाइम तक तो वो असर दिखाती है, थोड़े टाइम बाद वो रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, पेशेंट को लगता है वो इनफेक्टिव है, वो काम ही नहीं कर रही है. तो वो क्या स्टेज होती है कि वो ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है ना, उस दवाई ने अब उतना इफेक्टिवली काम करना बंद कर दिया है. तो होम्योपैथी में क्योंकि
होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में जो दवाइयाँ हम डॉक्टर सैम्यूल हैनीमन के टाइम पे दे रहे थे और उन्होंने जितना अच्छा एक्शन तब दिखाया, टिल डेट उनका वही रिजल्ट है। वो ड्रग रेजिस्टेंस कभी भी नहीं डेवलप होता, क्योंकि वी आर गिविंग मिनिमम डोज ऑफ मेडिसिन। सिमिलरली एडवर्स इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स एट टाइम्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि मोनोफार्मेसी अगर आप प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं उसमें जो मेडिसिनल अमाउंट होता है दैट इज़ वेरी माइन्यूट, तो कोई भी एट टाइम्स एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और अगर बहुत रेयरली किसी केस में हो भी गए तो मिनिमल, बहुत लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो अपने आप ही पेशेंट भी हैंडल कर लेता है, डॉक्टर्स भी हैंडल, जिसको हम होम्योपैथिक एग्रेवेशन बोलते हैं एट टाइम्स, है ना। तो वो धीरे धीरे अगर आपने पेशेंट को प्लेसिबो पे डाल दिया तो धीरे धीरे वो अपने आप ही सेटल हो जाएगी। उसको कॉम्बैट करने के लिए हमें कोई एंटीडोट देने की एट टाइम्स ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दे नेवर शो ड्रग रेजिस्टेंस, दे नेवर शो एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स। Then ninth point is homeopathic medicines are very simple to dispense. And they are very easy to administer. है ना, तो कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की, कोई बहुत इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। आपको एक बार पता चल जाएगा आपको डाइल्यूशंस कैसे बनाने हैं, ट्राइटोरेशंस, इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग तरीके होते हैं मेडिसिन बनाने के। तो बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आप ना सीख पाएँ। इवन अ लेमैन कैन अंडरस्टैंड, है ना। बहुत बार ऐसा होता है जो डॉक्टर्स के साथ कंपाउंडर्स होते हैं, बहुत बार तो वो प्रॉपर फार्मासिस्ट भी नहीं होते, देन ऑल्सो दे अंडरस्टैंड कि कैसे हमें मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, कैसे पेशेंट को किस ग्लोब्यूल में बना के देनी है, कैसे पोटेंसीज बना के देनी है। एंड दे आर ईजी टू एडमिनिस्टर, मतलब छोटे बच्चों से लेके ओल्ड एज पीपल भी, है ना। एट टाइम्स उनको वो टेबलेट्स लेनी, वो दवाइयाँ लेनी नहीं आ सकती, बट होम्योपैथिक मेडिसिन तो छोटे बच्चे भी बहुत आराम से ले लेंगे। आपको बस जीभ में डाल के चूस के लेना है, या अगर डाइल्यूशंस भी हम दे रहे हैं 2 ड्रॉप्स 5 ड्रॉप्स, वो ईजी टू प्रिपेयर है, घर पे भी पेशेंट आराम से बना सकते हैं। तो दैट इज़ वन मोर क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। देन इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं क्वालिटी वाइज दे आर वेरी वेरी गुड, है ना। हाई क्वालिटी मेडिसिन होती हैं सारी, क्योंकि उनमें हमने पोटेंटाइजेशन किया हुआ है। तो मेडिसिनल पावर इस जो हमारी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं बहुत कम होते हैं उसमें, तो दे आर हाईली पोटेंटाइज्ड, हाईली क्वालिटी कंट्रोल मेडिसिन। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक इसका क्वालिटी है वो ये कि होम्योपैथी में हमारा जो ड्रग है उसको हम एज अ होल एक्सेप्ट करते हैं, है ना। कोई भी मेडिसिन अगर हम बना रहे हैं तो हम वो पूरे पार्ट को इंक्लूड कर लेते हैं मेडिसिन बनाने में। जैसे बेलाडोना मेडिसिन एक प्लांट से बनी हुई है, तो हमने वो पूरा प्लांट ले लिया है, तो इसलिए उनके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारे पास एज पूरा होल पार्ट लेने से जो ड्रग के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं पूरी तरह। तो हम ब्रेक करके नहीं लेते हैं, ड्रग इज ऑलवेज एक्सेप्टेड एज अ होल, दैट इज द लास्ट क्वालिटी। डन, ठीक है। ड्रग इज एक्सेप्टेड एज अ होल, इसका क्या, अभी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ सारी चीज़ों के ना, पॉइंट 1 से डिस्कस कर रहे हैं फिर समझ आएगा। ये स्लाइड्स मैं आपको शेयर भी कर लूँगी, तो जब आपको एग्जाम में कोट करने हैं एग्जांपल्स तो भी आपको हेल्प मिलेगी। पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दैट इज़ ड्रग डायनामाइजेशन, है ना। तो ड्रग डायनामाइजेशन मतलब कि हम जो उसकी एक्टिव पावर्स हैं उनको हम
स्टिमुलेट कर लेते हैं, है ना। मेडिसिन हाईली पोटेंटाइज और हाईली एक्टिव मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मली आयुर्वेदा, यूनानी या एलोपैथी में ड्रग और मेडिसिन का कॉन्सेप्ट सेम ही है। एट टाइम्स दे यूज़ ड्रग, दे आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, बट होम्योपैथी में ड्रग और मेडिसिन डिफरेंट है ना। ड्रग होता है वो जो क्रूड फॉर्म में है, और मेडिसिन है एक्चुअली जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली यूज फॉर क्योर। हाँ, पोटेंटाइज करके जब हम दे रहे हैं, विच इज़ यूज टू ट्रीट और क्योर द पेशेंट, ठीक है। तो जैसे आयुर्वेदा में कुछ मेडिसिन अगर हमने दी, शतावरी एक मेडिसिन आती है, तो वो शतावरी ड्रग भी शतावरी है, मेडिसिन भी शतावरी है। एलोपैथी में हम लोग देते हैं एट्रोपिन देते हैं, तो ड्रग एंड मेडिसिन बोथ आर सेम। होम्योपैथी में हम जब साइलिशिया मेडिसिन बना रहे हैं, तो उसका जो क्रूड फॉर्म होता है जिसको हम ड्रग का नाम देते हैं, दैट इज सिलिका। तो सिलिका को हमने पोटेंटाइज किया, देन इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू साइलिशिया, ठीक है। तो उसकी पोटेंटाइजेशन से क्या हुआ, डायनामाइजेशन से क्या हुआ कि जो ड्रग की एक्चुअल थेरेप्यूटिक एफिकेसी थी वो मल्टीपल टाइम्स रिमार्केबली बढ़ा दी हमने डायनामाइजेशन से, है ना। आयुर्वेदा, यूनानी, एलोपैथी में हमने क्या किया, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी वो पार्शली इंक्रीज हुई। होम्योपैथी में जितना हम उसको पेटेंटाइज करते गए उतना उसकी मेडिसिनल एफिकेसी बढ़ती चली गई, है ना। तो पहला स्टेप वाज डायनामाइजेशन टू एक्टिवेट द मेडिसिनल क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस। देन हमने डिस्कस किया ड्रग प्रूविंग। तो होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग इज डन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग्स, है ना, और बाकी सब में एनिमल्स में और ह्यूमंस में करते हैं, बट दे आर नॉट हेल्दी ह्यूमंस एट टाइम्स। देन थर्ड वॉज मोनोफार्मेसी, है ना। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर कोई पेशेंट है जिनको कफ, कोराइजा, फीवर है ना, फ्लू का कोई पेशेंट है, तो आयुर्वेदा में भी बहुत सारी मेडिसिन दे देते हैं, सीतोलफलादी दे दिया, तलिसादी दे दिया, फीवर के लिए कोई अलग मेडिसिन दे दी। एलोपैथी में भी पैरासीटामोल फीवर के लिए दे दिया, कोराइजा के लिए एट टाइम्स लेवोसिट्राजिन दे दिया, कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी। यूनानी में भी बहुत सारे अलग अलग पाउडर्स के फॉर्म में दे देते हैं। होम्योपैथी में वी कैन गिव जस्ट वन सिंगल रेमेडी एट टाइम्स। अगर केस हमारा इंडिकेटिव है, हमने सिर्फ आर्सेनिक एल्बम दिया, वो उसके कोल्ड को भी ठीक कर देगा, कोराइजा को भी ठीक कर देगा, फीवर को भी ठीक कर देगा। तो वी आर फॉलोइंग मोनोफार्मेसी, विच इज़ द थर्ड स्पेशलिटी ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है ना, हम एक थॉरो केस चेकिंग लेते हैं पेशेंट की, है ना। तो वो केस चेकिंग में हम बहुत सारे सिम्टम्स लेते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जो बीमारी के सिम्टम्स हैं वो भी हमारे पास आएंगे। एक्चुअली में जो ट्रू होम्योपैथिक प्रैक्टिस है उसमें हम क्या करते हैं, जो मोस्ट पिक्यूलियर सिम्टम होते हैं स्पेसिफिक टू द पेशेंट, हम प्रिस्क्राइब करते हैं उनके ऊपर। मेंटल सिम्टम्स भी लेते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम्स भी लेते हैं, डिज़ायर्स, एवर्जन्स, इंटॉलरेंसेस, वो सारी चीज़ें हम तो यहाँ पर बाकी सारी पैथी में उनमें तो इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, डायग्नोसिस के ऊपर हम लोग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की जब हम बात करते हैं ना, तो वो मेडिसिन होती है जो पिक्यूलियर सिम्टम्स के बेसिस पे दी गई। तो एट टाइम्स वो एक सिंगल रेमेडी ही होती है जो आपके हार्ट एलिमेंट्स को भी ठीक कर देगी, जो एक्यूट सिम्टम्स हैं उनको भी ठीक कर देगी, और जो एसोसिएटेड कॉन्कॉमिटेंट प्रॉब्लम होंगी उनको भी ठीक कर देगी, है ना। तो एक्चुअली में जो जेन्युइन होम्योपैथिक प्रैक्टिस है वो यही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब हम देते हैं। आजकल खैर बहुत सारे लोग आजकल तो होम्योपैथी में भी पॉलीफार्मेसी लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो इंडिकेशंस के ऊपर भी मेडिसिन देते हैं, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। देन फिर हमने डिस्कस किया था कि होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ रिच इन ड्रग सोर्स, है ना, क्योंकि आयुर्वेदा में हमने सिर्फ प्लांट और एनिमल सोर्सेज हैं जहाँ से हमने जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं वो प्रोक्योर किए हैं। एलोपैथी में प्लांट होती है, एनिमल होती है, मिनरल होती है, सिंथेटिक सोर्सेज भी होती हैं एट टाइम्स। देन यूनानी में भी प्लांट, एनिमल एंड मिनरल। होम्योपैथी में हमारे पास उन 4 सोर्सेज के अलावा प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, सिंथेटिक, वी हैव नो सोर्स, सार्कोड्स, imponderabilia, allersodes and isodes. देन शेल्फ लाइफ, है ना, तो हमारे जो मदर टिंचर्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ जैसे आपने बोला कि कंपैरेटिवली कम होती है, बट अगर हम दूसरे थेरेप्यूटिक सिस्टम से करेंगे तो उससे फिर भी ज़्यादा है ना। तो हमारे मदर टिंचर्स की शेल्फ लाइफ होती है 2 to 5 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली, और जो लिक्विड पेटेंसी होती है उसकी और ज़्यादा होती है।
और जो बायोकेमिक मेडिसिन होती हैं उनकी 3 to 4 years होती है। बट जो आपने देखा होगा एलोपैथिक मेडिसिन होती है मैक्सिमम 1 year तक मेंशन होता है उनका एक्सपायरी डेट, है ना। ऑइंटमेंट्स में भी 1 year तक होता है, इंजेक्टेबल्स में भी उतना ही ऑलमोस्ट होता है। और आयुर्वेदा में कुछ होती हैं चून और कुछ होती हैं जिसमें 6 months की या 1 year की वैलिडिटी मेंशन होती है। यूनानी में कुछ टैबलेट्स होती हैं वटी जिसको वो लोग बोलते हैं, वो एट टाइम्स 5 साल तक चलती हैं, है ना। बट होम्योपैथी की मेडिसिन को कंपेयर करेंगे तो शेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक मेडिसिन की होती है। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जैसे अभी कोविड का सिनेरियो चला था तो बहुत सारे पेशेंट्स को हम लोगों ने होम्योपैथी से भी ठीक किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया होम्योपैथी से भी। और अगर हम ट्रीटमेंट कॉस्ट की बात करेंगे, एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, तो हॉस्पिटल के बिल्स तो सबको पता है कितना कितना चार्ज कर रहे थे, बट होम्योपैथिक मेडिसिन जो काम कर रही थी एक्चुअली पेशेंट के ऊपर, कीपिंग अपार्ट द डॉक्टर्स कंसल्टेशन, 100-200 रुपये में भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जा रही थी। दैट वाज वेरी वेरी इकोनॉमिकल, है ना। देन यूज़ ऑफ व्हीकल एज अ प्लेसिबो, है ना। तो बहुत बाकी सारी पैथीज़ में बहुत ओकेजनल यूज़ होता है प्लेसिबो या ब्लैंड मेडिसिन का, बट होम्योपैथी में तो हम लोग ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे देते हैं। एक्यूट केसेस में भी हम 2 या 3 दिन के लिए मेडिसिन देते हैं, उसके बाद प्लेसिबो ही ज़्यादातर एडवाइस करते हैं पेशेंट को। देन देर आर नो medical resistance and no side effects in homeopathy, and if at all it occurs it is very minimal and very very easy to deal with. Administration of homeopathic medicines is very easy and very safe, and at times people actually like, especially kids and old age peoples like taking homeopathic medicines because of the taste, है ना। नॉर्मली हम लोग सिरप्स देते हैं या टेबलेट्स देते हैं, बिटर एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है उनका, तो बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन मेरे पास इतने बच्चे आते हैं जो शौक के लिए ले जाते हैं, मैं उनको प्लेसिबो बना बना के दे देती हूँ कि घर पे खाते हो फिर। तो दैट इज़ अ गुड वे टू एक्चुअली डील विथ किड्स कि उनको आप ना प्लेसिबो में या ग्लोब्यूल्स में बना के होम्योपैथिक मेडिसिन दे दो, तो उनके पेरेंट्स को बॉदर नहीं करना पड़ता। बच्चों को बता दो, एट टाइम्स ऐसा होता है बच्चे पूरी पूरी गोली खा के आ जाए। देन इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ये कि हमारी जो हाईली पोटेंटाइज मेडिसिन होती हैं उनका जो क्वालिटी होती है वो मैक्सिमली मेंटेन्ड होती है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसमें मेडिसिनल पावर्स होगी उसकी क्वालिटी भी उतना ही नंबर ऑफ़ टाइम्स बूस्ट हो जाती है। तो दे आर हाई इन क्वालिटी ऑलवेज। और दूसरा ये भी कि होम्योपैथिक मेडिसिन ऑलवेज दे आर प्रॉपरली लेबल्ड, है ना। हम जब डाइल्यूशंस को कन्वर्ट करते हैं या मिलीसिमल स्केल्स में बनाते हैं मेडिसिन, तो हम लोग बनाने से पहले क्या करते हैं, लेबलिंग कर देते हैं वो वाइल्स में, जिन बॉटल्स में हमें देना होता है। तो पहले तरीका होता है कि पहले हम लेबलिंग करते हैं, उसके बाद उसमें मेडिसिन बनाते हैं, तो दैट एक्चुअली मेंटेन्स द क्वालिटी, है ना। तो उसमें हम कभी उसके डोज के साथ कंफ्यूज नहीं हो सकते। एंड देन ड्रग इज़ एक्सेप्टेड एज अ होल। होम्योपैथी में वी डू नॉट सेपरेट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम इट्स होल फॉर्म। अगर कोई मेडिसिन हमें बनानी है तो हम एज अ होल जितना मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है हम उसको पूरा ही यूटिलाइज कर लेते हैं। तो दैट इज़ एन अल्टीमेट क्वालिटी ऑफ होम्योपैथी। देन फार्मेसी, अब ये हमने पूरा कवर कर लिया एंड दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर 1 ऑफ मंडल एंड मंडल होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है। तो अगर आप बुक ले लेंगे नेक्स्ट टाइम तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट। तो हम ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट कम्स द डिफरेंस बिटवीन होम्योपैथिक फार्मेसी एंड फार्माकोपिया। अभी क्या समझ आया, किसी को कुछ समझ आया कि फार्माकोपिया कैसे अलग हो सकती है होम्योपैथिक फार्मेसी से? इसी चैप्टर एक ब्रीफ आपको एक नोटेशन दे रहे हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम फार्माकोपिया के बारे में भी पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के फार्माकोपियाज होते हैं वो पढ़ेंगे। होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में हमने पढ़ा। होम्योपैथिक फार्मेसी की डेफिनेशन बताओ, कौन बता रहा है? अभी तो उन्होंने बताई। अच्छा, कौन बताएगा होम्योपैथिक फार्मेसी अगेन? कोई भी ड्रग्स बनाना है, मेडिसिन कोई भी ड्रग्स बनाना, प्रिपेयर करना, प्रिजर्व करना, उसको कंपाउंडिंग करना एंड डिस्पेंस करना अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड एज पर द एज पर द होम्योपैथिक
प्रैक्टिशनर्स। ठीक है। तो होम्योपैथिक फार्मेसी, अगर हम एक जनरल टर्म में बोलें तो होम्योपैथिक फार्मेसी बेसिकली जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ना, जब हम बेसिकली वो सारा प्रिपरेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिकली जो चीज़ कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है होम्योपैथिक फार्मेसी। बट फार्माकोपिया क्या है? इट इज़ द स्टैंडर्ड एंड सुप्रीम बुक जहाँ पर वो सारी थ्योरी लिखी हुई है कि हमें क्या फॉलो करना है, फार्मेसी को करने के लिए हमें क्या एक्चुअली में फॉलो करना है, दैट इज़ फार्माकोपिया, है ना। तो फार्माकोपिया इज़ अ स्टैंडर्ड एंड सुप्रीम बुक विच डील्स विद द साइंटिफिक फैक्ट्स, the logical facts, logical attributes, the rules and regulations of standardization of drug substances. So फार्मेसी में तो हम वो कलेक्शन, प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारा वो प्रोसेस कर रहे हैं, बट फार्माकोपिया में वो डायरेक्शंस लिखे हुए हैं जिनको एक्चुअली हमें फॉलो करना है फार्मेसी में, है ना। तो दैट इज द थ्योरी ऑफ फार्मेसी। फार्माकोपिया इज अ स्टैंडर्ड एंड सुप्रीम बुक। ये नोट कर लिया ना सबने? आएगा ही नहीं बोर्ड पर, फिर मेरे को डिलीट कर करके रखना पड़ेगा। दिख रहा है ना सबको?
ठीक है. फार्माकोपिया इज अ स्टैंडर्ड एंड सुप्रीम बुक which deals with the scientific facts logical facts rules and regulations so it is the book which deals with the rules and regulations, the scientific and logical attributes of standardization of drugs. यहाँ पे आर्ट एंड साइंस है ऑफ कलेक्टिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, वहाँ पे वो डायरेक्शन है. दिस बुक गिव्स डायरेक्शन ऑफ व्हाट ऑल वी डू इन फार्मेसी. सो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ कलेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग, प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग. ठीक है, तो डायरेक्शन, it gives direction for वही सब जो हम फार्मेसी में कर रहे हैं. सो फार्माकोपी में एवरीथिंग इज रिटन, है ना. वो सारे डायरेक्शंस मेंशन्ड है जो एक्चुअली हमें फॉलो करने हैं फार्मेसी में. तो फार्मेसी हो गया द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड दिस इज ऑल द थ्योरी. यहाँ पे हम पढ़ेंगे तभी हम यहाँ फॉलो कर पाएंगे, है ना. तो फार्माकोपिया इज वेरी एसेंशियल पार्ट. सो एट टाइम्स क्वेश्चन आपको आता है what is the difference between homeopathic pharmacy and homeopathic pharmacopoeia. तो उसका जो पहला पॉइंट आएगा वो है फार्मेसी एज वी सी इज एन आर्ट एंड साइंस, है ना. कैसे हम पेशेंट को मेडिसिन बना के दे रहे हैं, कैसे हम मेडिसिन को एक्चुअली बना रहे हैं, दैट आर्ट एंड साइंस. फार्माकोपिया इज अ साइंटिफिक बुक, है ना. फर्स्ट पॉइंट जो मेंशन करेंगे उसमें आर्ट एंड साइंस, इसमें साइंटिफिक बुक. सेकेंड, फार्मेसी इज द प्रैक्टिकल पार्ट, फार्माकोपिया इज द थ्योरेटिकल पार्ट. थर्ड, फार्मेसी जो है, फार्मेसी इज द आर्ट एंड साइंस विच इज एक्चुअली डन बाय द फार्मासिस्ट, है ना. फार्मेसी फार्मासिस्ट को फॉलो करना है. बट फार्माकोपिया क्या किससे द्वारा की जाती है? इट इज एक्चुअली पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज या फिर कोई भी मेडिकल या फार्मास्यूटिकल सोसाइटी होगी, वही उसके पास ही अथॉरिटी है वो बुक पब्लिश करने की, है ना. सो फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट और एनी फार्मास्यूटिकल सोसाइटी. देन द प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग, जो हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, दैट प्रोसेस इज डन इन फार्मेसी. प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग इज डन इन फार्मेसी. बट फार्माकोपिया में देर इज नो डिस्पेंसिंग इन्वॉल्व, है ना. उसमें तो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि कैसे डिस्पेंस करना है. इट इज जस्ट गिविंग डायरेक्शंस अबाउट हाउ टू डिस्पेंस द मेडिसिन. नो एक्चुअल डिस्पेंसिंग इज इन्वॉल्व इन फार्माकोपिया. सो ये 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है बिटवीन फार्मेसी एंड फार्माकोपिया. देन फार्मेसी में हम जो मेडिसिन दे रहे हैं, दैट मेडिसिन इज प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द होम्योपैथ, है ना. होम्योपैथिक डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया उसको देखकर आप प्रिस्क्राइब करेंगे. बट फार्माकोपिया में जो डायरेक्शंस दी गई हैं एज पर द गवर्नमेंट अथॉरिटी, होम्योपैथिक जो हमारा डायरेक्शन है हाउ टू सर्व द होम्योपैथिक मेडिसिन, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने हमें दी हैं, वही फार्माकोपिया में मेंशन है, उसको ही हमें फॉलो करना है. देन फार्मेसी में वी आर प्रैक्टिकली डूइंग ऑल द प्रोसेसेस, है ना. पोटेंटाइजेशन, ट्राइटोरेशन, सकशन हम कर रहे हैं. तो मेडिसिन इज मेड, जिसमें मेडिसिनल सब्सटेंस की जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रैक्टिकल सारा पार्ट हम फार्मेसी में कर रहे हैं.
और उसमें पोटेंटाइजेशन की सिर्फ डायरेक्शंस के बारे में पता है, उसमें देयर इज़ नो प्रैक्टिकल इन्वॉल्व. सो यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है फार्माकोपिया और फार्मेसी में, और दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यूजुअली कम्स. नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया. होम्योपैथिक फार्माकोपिया को क्यों बनाया गया, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, क्या मोटिव है, यही सिर्फ एक टॉपिक कवर करेंगे, देन विल वाइंड अप द क्लास, है ना. तो फार्माकोपिया में वो सारी लिस्ट ऑफ रेमेडीज़ जो हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं वो सारी लिस्ट मेंशन्ड है, और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि कैसे हमें मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, कैसे हमें प्रॉपरली मेडिसिन को बनाना है. तो the object of homeopathic pharmacopoeia is to list out the medicines which are used in homeopathic treatment and to give proper instructions as to their identity, their preparations, giving preference to preparation of drugs similar to those used in original proving, है ना. human provings के बाद जो हमें drugs मिले हैं वो सारे drugs उसमें listed हैं. Pharmacopoeia describes all the standard methods and gives the standards of purity as well, which are followed while preparing the medicines. So if the drug proving appears to be adequate and demand for the medicine by pharmacists sufficient to warrant the manufacture and stocking of the medicines, it may be listed in homeopathic pharmacopoeia. So drug proving के बाद एक्चुअली में जितनी भी होम्योपैथिक फार्मेसी की भी डिमांड होती है कि ये सारी मेडिसिन होनी चाहिए वहाँ पर हमारे स्टॉक में, वो सारी मेडिसिन भी हम लोग लिस्ट आउट कर सकते हैं फार्माकोपिया में. फिर डिफरेंट टाइप्स के फार्माकोपिया थे, है ना. फार्माकोपिया का एक तो ओरिजिन भी आप देख लीजिए कि एक ग्रीक वर्ड से फार्माकोपिया का ओरिजिन हुआ. दैट वर्ड इज़ फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और पोइन मतलब होता है टू मेक. ये अपने नोट्स में लिख लीजिए. Besides all the rules and regulations, all the directions, pharmacopoeia contains external applications, जो lotions, liniments, ointments हम लोग patient को prescribe करते हैं. It also includes the prescription writing part, कैसे डॉक्टर को या फार्मासिस्ट को वो prescription बनाना है. Posology and monograph of drugs. Monograph of drugs. And it is officially published by the authority of government of any country or any medical or pharmaceutical society which is authorized by the government.
है ना। और फार्माकोपिया भी दो टाइप की होती है, एक ऑफिशियल फार्माकोपिया होती है जो ऑफिशियल अथॉरिटी ने पब्लिश किया है, और एक अनऑफिशियल फार्माकोपिया होती है, तो विच इज़ ऑथराइज्ड बाय एनी अदर अथॉरिटी विच इज़ नॉट ऑफिशियल। फार्माकोपिया की भी अगर हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे ना, तो एग्जैक्टली जो हमने होम्योपैथिक फार्मेसी की सोर्सेस कोट की थी सेम है। तो हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, हाउ व्हाट हैज़ बीन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोपिया, तो 1805 में मैंने आपको बताया कि डॉक्टर हैनेमन ने एक नया मेथड अनाउंस किया था, है ना। दैट द फर्स्ट अनाउंसमेंट वाज मेड इन फ्रेगमेंटा डी विरिबस। तो वो बुक में उन्होंने नए फार्माकोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिस्क्राइब किया था विच वर होम्योपैथी। So Hahnemann never wrote any separate book on pharmacopoeia, the basic principles of homeopathic preparation of drugs and medicines. They are all incorporated in a different book called Organon of Medicines. Organon of Medicines में बहुत सारे aphorisms हैं, तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है, क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब अलग अलग aphorisms में मेंशन किए गए हैं। क्रॉनिक डिसीजेस, मटीरिया मेडिका प्यूरा, दीज आर ऑल स्कैटर्ड मटीरियल जहाँ पर होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में भी मेंशन है। 1825 के बाद there were good number of homeopathic pharmacopoeias which were published in different countries, especially Germany and USA. The first homeopathic pharmacopoeia, important question for your vivas. First homeopathic pharmacopoeia was published by Dr. Carl W. Kasperi of Leipzig. किस जगह में पब्लिश हुई वो पूछा जाता है, तो दैट वाज अ स्टेट इन लिप्जिग, जर्मनी, और 1825 था उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन। लिख रही हूँ मैं। जो पहली बुक थी होम्योपैथिक, हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट बुक वॉज दिस। उसके बाद बहुत सारे होम्योपैथिक स्टैब्लिशमेंट्स ने, बहुत सारे एसोसिएशंस ने धीरे धीरे अपनी और बुक्स, अपनी और फार्माकोपियाज पब्लिश करनी शुरू कर दी। सो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, GHP, शॉर्ट नोट्स आते हैं इसमें, डिस्क्राइब GHP, डिस्क्राइब HP, तो वो क्या है उसके बारे में मैं बता रही हूँ कि कैसे लिखेंगे। सो दिस वॉज द फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय डॉक्टर कार्ल W. Kasperi in Leipzig, Germany. He published homeopathic dispensorium for Ardze and Apotheker, thereby giving the first idea of homeopathic pharmacopoeias for physicians and pharmacists. ठीक है, एक और बुक थी होम्योपैथिक डिस्पेंसेटोरियम। wherein he mentioned the first idea about homeopathic pharmacopoeia. उसके बाद एक और जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी जो डॉक्टर विल्मर शॉबे थे, लिप्जिग में ही, उन्होंने पब्लिश की थी 1872 में। द टाइटल वाज फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लोटिका,
It has run into several editions, and a new homeopathic pharmacopoeia is in course of preparation under the sponsorship of German federal government. A few volumes which have been published. It is to be noted that a second edition of the aforesaid pharmacopoeia was published in English in 1929. Every new edition of German homeopathic pharmacopoeia contains new developments. Obviously जब एक के बाद एक नए नए बुक्स पब्लिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ न्यू एडिशंस होते हैं, कुछ ना कोई नए इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिए गए होते हैं. So in the case of 1979 edition, this included new direction methods such as spectral analysis. Hahnemann's work has been so accurate that except for technical requirements, the German homeopathic pharmacopoeia still follows his directions. डॉक्टर हैनेमन ने इनिशियली जितने भी मेथड्स बताए थे होम्योपैथिक मेडिसिन को बनाने के लिए, वो उस टाइम भी बहुत ही एक्यूरेट थे. तो जो भी अब नए फार्माकोपियाज आ रहे हैं ना, उनमें उनके टेक्निक्स को लेकर एज सच कुछ भी नहीं चेंजेस किए गए. बस जो नए एडिशंस हैं वो डायरेक्शंस को ना चेंज करते हुए जो नए अब हम मेडिसिन हैं, क्योंकि जैसे सार्कोड्स थे, नोसोड्स थे, ये बहुत बाद के टाइम पर आए, तो जो जो नए एडिशंस होते जा रहे हैं वो बस वो डेटा ऐड ऑन करते जाते हैं. बाकी जो इनिशियल फॉर्मुलेशन टेक्निक्स थे वो सेम ही थे जैसे कि डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने बताए थे. देन एक हो गया जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया. ईयर याद रखना है, कौन से ऑथर ने पब्लिश किया था वो याद रखना है. देन सेकेंड वन वाज ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, BHP इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं. इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1870. सो इसका जो फर्स्ट एडिशन था दैट केम इन 70 published in London. And it was followed by the publication of second and third edition, है ना. पहला एडिशन आ गया था 1870 में, सेकेंड एडिशन थर्ड एडिशन आया था 1876 एंड 1882 में. सो इनिशियली ये जो हमारा ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया था, इसको ऑफिशियल फार्माकोपिया कंसीडर नहीं किया गया था बिकॉज द सोसाइटी वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रॉयल चार्टर. सो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वर्थ, और जो भी इसमें सारे इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड थे वो बहुत वर्दी थे. दैट्स वाई अल्टीमेटली इट वाज एक्सेप्टेड बाय द होम्योपैथिक प्रोफेशन ऑफ इंग्लैंड एंड वेरियस अदर कंट्रीज. And its general principles regarding the preparation and standardization of drugs used in homeopathic practice were also accepted by Homeopathic Pharmacopoeia of United States, HPUS. So they actually form the basis of care taken while preparing the mother tinctures. So HPUS, Homeopathic Pharmacopoeia of United States, 1941 का जो उसका पब्लिश्ड बुक थी, उसमें बहुत सारे नेचुरल प्लांट्स मॉइस्चराइजर्स जो बनाते हैं या जो अल्कोहल की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को हम लोग बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रग टिंचर्स, उसका मेंशन किया गया है उस बुक में. Then there was another pharmacopoeia, Homeopathic Pharmacopoeia of United States of America, that was published in 1897. उसका पूरा नाम था Pharmacopoeia of the American Institute of Homeopathy. And it was published by Otis Klopp and Son in Boston, USA. Pharmacopoeia of American Institute of Homeopathy. First edition in 1897, second edition in 1901, and then the same was published but the title was changed, है ना. तो पहले जिसको हम बोलते थे फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जो उसका सेकेंड एडिशन आया 1901 का, उसका टाइटल चेंज होके हो गया था होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको हम HPUS बोलते हैं इन शॉर्ट में. So the title was changed to give it a broader aspect कि उसमें क्या क्या काम included है, scientific data था सारा, and to give it a national acceptance. उसके बाद बहुत सारे एडिशंस और आए HPUS के. Sixth edition out of which was published in 1941. Seventh
एडिशन वॉज पब्लिश इन 1964. ये ऑफ लेट बहुत सारे अभी रिसेंटली जो पब्लिश हुए हैं. एंड बाय द फाइनल पैसेज of the Food, Drugs and Cosmetic Act, known as a Pure Food Law, the HPUS became the sole authority in USA for the preparation of all the medicines used in homeopathic practice. तो यूएसए में होम्योपैथिक फार्मेसी को फॉलो करने के लिए जो फार्माकोपिया यूज़ किया जा रहा है, दैट इज़ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, HPUS. इसका जो सबसे लास्ट लेटेस्ट एडिशन है, 8th एडिशन, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1979. इट हैज़ एन एडेंडम. उसका टाइटल है, उसका नाम है कंपेंडियम ऑफ होम्योथेराप्यूटिक्स. कंपेंडियम ऑफ होम्योथेराप्यूटिक्स. होम्योथेराप्यूटिक्स. यूएस की जो ऑफिशियल फार्माकोपिया है, दैट इज दिस HPUS. बट 1882 में दो और डॉक्टर्स थे, डॉक्टर विलियम बोरिक एंड टेफल. तो उन्होंने एक और फार्माकोपिया पब्लिश की, दैट वाज अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया. It also had several editions, but जो official pharmacopoeia है, that is HPUS. Then homeopathic pharmacopoeia of India, जो हम लोग यहाँ follow करते हैं, was published in 1971. 71. It is the official pharmacopoeia which we use in India. इसमें जो भी सारे वर्कड आउट स्टैंडर्ड्स हैं ड्रग्स के, दैट आर रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया. इट हैज़ 6 volumes. which were compiled by Homeopathic Pharmacopoeia Committee appointed by the central government in 1962 under the chairmanship of Dr. B.K. Sarkar. होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया के जितने भी वॉल्यूम्स हैं, उनके आपको ईयर्स पता होने चाहिए कि किस किस ईयर में पब्लिकेशन था, है ना. तो ये आपके बुक में भी मेंशन्ड है. अदरवाइज वॉल्यूम 1 वाज पब्लिश्ड इन 1971. इफ़ यू वांट टू पेन डाउन तो एक बार लिख लीजिए सब कुछ. 1 1971, वॉल्यूम 2 in 1974, वॉल्यूम 3 in 1978, 4 in 1983, 5 1986 and 6 in 1990. 1990. ये सारे इंडिया वाला जो फार्माकोपिया है उसके 6 वॉल्यूम्स हैं, तो उनके अलग अलग ईयर ऑफ पब्लिकेशन है. और कितने मोनोग्राफ होते हैं उनमें ड्रग्स के, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो HPI इज इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. इंडिया में हम लोग 1971 तक अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ही फॉलो कर रहे थे. फिर 1971 के बाद जब हमारा इंडियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया आया, देन वी स्टार्टेड फॉलोइंग, क्योंकि हमारे पास उसके पहले कोई और सेपरेट बुक नहीं थी. देन फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया. तो नॉर्मली जिस कंट्री का जो फार्माकोपिया होता है, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, उनको वही फार्माकोपिया फॉलो करना होता है. फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1897 और उसका नाम था फार्माकोपिया होम्योपैथिक फ्रांसेज. इसका एक नया एडिशन आया है इस नाम से. फ्रांसेज.
1897. So this is all about pharmacy, pharmacopoeia. नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. अब मुझे फार्मासिस्ट की डेफिनेशन कौन बताएगा? यू ऑल आर गोइंग टू बिकम द फार्मासिस्ट, है ना, आफ्टर दिस कोर्स. तो फार्मासिस्ट कौन है? Person who is well skilled, who is engaged, person who is well skilled in the knowledge of pharmacy is the pharmacist, है ना. उसके पास वो पावर है कि उसको कैसे ड्रग की मेडिसिनल पावर को बूस्ट करना है. तो he has all those knowledge. ठीक है, चलो लेट्स फाइंड आउट. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.